जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों। पोस्टल बैलेट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 199 सीटें जीती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए गए आंकड़े के बाद फिर से ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़े होते हुए वापस से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। बताएंगे आपको दिग्विजय सिंह के आंकड़े क्या कहते हैं दोस्तों। इसी के साथ में इंदिरा गांधी के करीबी नेता ने अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगी को जबरदस्त शिकस्त दी है। बताएंगे आपको 4 राज्य के नतीजे के बाद 5वें राज्य के अंदर एनडीए गठबंधन के पार्टी को जबरदस्त शिकस्त मिली है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे और भी बड़ी अपडेट, जहां पर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है नया खेल। इसी के साथ में मायावती ने चुनाव के रिजल्ट को लेकर क्या टिप्पणी की है, इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों को मिलाकर बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट इकट्ठा किए हैं। ताजा आंकड़े के बाद बीजेपी और गोदी मीडिया की जमकर पोल खोली गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा अपडेट। और राजस्थान में किसे मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहे हैं बीजेपी के नेता, साथ को बताएंगे। तेलंगाना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है दोस्तों, अगले मुख्यमंत्री चुनने को लेकर। साथ साथ बाल मुकुंदाचार्य जो एक राजस्थान से चुने गए बीजेपी के एमएलए की ओर से जबरदस्त हुड़दंग मचाया गया है। बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी की वजह से वो चुनाव जीत कर आए हैं। साथ साथ एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे में 10 लाख ज्यादा वोट इकट्ठा करने वाली कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को लोकसभा का चुनाव जबरदस्त तरीके से हरा सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पोस्टल बैलेट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह की ओर से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को लेकर जानकारी दी गई है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि पोस्टल बैलेट को लेकर जब गिनती की गई तो पता चला कांग्रेस पार्टी को 199 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि अधिकांश सीटों पर ईवीएम की काउंटिंग में कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई और बीजेपी को जीत मिल गया। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी लोग हार जाते हैं। हमें गर्व है कि हमने जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपना विश्वास पुख्ता किया है। आपको बता दें कि उनकी ओर से जो बैलेट पेपर के आंकड़े जारी किए गए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी को 1,93,452 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 1,22,809 वोट मिले हैं और 199 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। यानी एक बार फिर से ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग और तेज होने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कि बैलेट पेपर या ईवीएम आप लोग क्या चाहते हैं। साथ साथ इंदिरा गांधी के करीबी सुरक्षा कर्मियों में से एक मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दरअसल अपनी नई नवेली पार्टी बनाने वाले लालडू होमा ने इस बार जबरदस्त तरीके से चुनाव जीता है। आपको बता दें कि 40 विधानसभा वाले मिजोरम के अंदर उनकी पार्टी को 27 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीटें मिली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज 20% रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है और बीजेपी का वोट परसेंटेज 5% है। यानी कांग्रेस पार्टी से 4 गुना कम वोट परसेंटेज प्राप्त करने के बावजूद बीजेपी को 2 सीट मिली है और कांग्रेस पार्टी ने 4 गुना ज्यादा वोट इकट्ठा करने के बावजूद बीजेपी की तुलना में मात्र 1 सीट जीती है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सपोर्ट करती है एमएनएफ पार्टी, जो राज्य में सत्ताधारी पार्टी है, जिसके मुख्यमंत्री को इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जोरामथांगा जो मुख्यमंत्री है वर्तमान के, उनको अपनी सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा है। नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं लालडू होमा, जिनकी पार्टी 27 सीटों पर जीत गई है। वो कांग्रेस पार्टी में अपनी राजनीति शुरू करने वाले नेता है और हाल फिलहाल के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और चुनावी मैदान में उतरे और इसके बाद वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी एमएनएफ पार्टी को उन्होंने चुनाव में हराया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी की सरकार अब मिजोरम से चली गई है और कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे नेता जिन्होंने अभी इस्तीफा देकर आईपीएस के पद से चुनाव लड़ा था, उनकी सरकार बन गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इनको कांग्रेचुलेट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि लालडू होमा के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के साथ उनके आने को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में तेलंगाना के सीएम चुनने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी है। डीके शिव कुमार कांग्रेस विधायक दल यानी सीएलपी की बैठक करेंगे। इसके बाद फैसला लिया जाएगा सीएलपी के द्वारा कि कांग्रेस आला कमान जो फैसला लेगा उसका समर्थन किया जाएगा और बाद में रेवंत रेड्डी को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। केवल प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। इसी के साथ में किंग मेकर की भूमिका में नजर आए कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। इनकी जमकर तारीफ हो रही है कि इन्होंने कर्नाटका के बाहर भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। डीके शिव कुमार तेलंगाना की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और राज्य में उनकी अच्छी खासी स्थिति थी दोस्तों। और अब कांग्रेस पार्टी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर असली फीडबैक उनकी आला कमान को पहुंचाया जाएगा। साथ साथ मायावती ने की टिप्पणी, कहा देश के 4 राज्यों के अंदर हाल में आए विधानसभा आम चुनाव के परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों को शंकित, अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पहले माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले उतर पाना मुश्किल है। मायावती ने आगे कहा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग और कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प था, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो गए। यह ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन और समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय है। कुल मिलाकर दोस्तों चुनाव के नतीजों को मायावती की ओर से रहस्यात्मक बताया गया है, यानी रहस्य से जुड़ा हुआ बताया गया है। आप लोग कमेंट
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। उनके बयान को आप किस तरीके से देखते हैं। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 4 राज्यों के चुनाव में केवल एक राज्य में चुनाव में जीत मिली, इसके बाद बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस पार्टी को कमजोर बता रहे हैं। कई सारे लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकती, जबकि हाल फिलहाल के अंदर ही कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त दी थी और इसके बाद बीआरएस पार्टी से तेलंगाना में राज्य छीना है और राजस्थान के अंदर कड़ी टक्कर दी है। छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र 2% वोट कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के कंपेयर में कम रहे हैं और अब इसे लेकर जबरदस्त आंकड़ा सामने आया है दोस्तों। और उन लोगों को एक करारा तमाचा है जो कांग्रेस पार्टी को उत्तर भारत में कमजोर बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 4 राज्यों के अंदर कुल मिलाकर 4,90,69,462 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो 3 राज्यों में जीती है उसको 4,81,29,325 वोट मिले हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को लगभग 10 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में सरकार बनी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 1,75,64,353 वोट मिले हैं। बीजेपी को 2,11,13,278 वोट मिले हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 1,56,66,731 वोट मिले हैं। बीजेपी को 1,65,23,268 वोट मिले हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को 92,35,792 वोट मिले हैं। बीजेपी को 32,57,511 वोट मिले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को 66,02,586 वोट मिले हैं। बीजेपी को 72,34,968 वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में वोटों का अंतर मात्र 4% का था। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वोटों का अंतर 8% था, जो काफी ज्यादा होता है, लेकिन राजस्थान के अंदर मात्र 2% का अंतर था। और तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी के बीच में कम से कम 26% के वोटों का डिफरेंस है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में हारी जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज्यादा वोट इकट्ठा किए हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर मात्र 2% और 4% के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी को हार मिली है। कुल मिलाकर जो लोग उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी को कमतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि अपने दम पर 4,90,00,000 वोट इकट्ठा करना, वो भी इन राज्यों के अंदर, मात्र 5 राज्यों के अंदर, इतना आसान नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है दोस्तों। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही है कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव का मैनेजमेंट करने वाला कब वो व्यक्ति आएगा जो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैनेजमेंट करके देगा कि इतने वोटों को कांग्रेस पार्टी ट्रांसफर कर पाए जीत के अंदर। क्योंकि भारत के अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी जो सबसे ज्यादा वोट इकट्ठा करता है उसी का सीट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीट बीजेपी के पास है तो कांग्रेस पार्टी के वोटों की संख्या कम है, बल्कि कांग्रेस पार्टी 10 लाख ज्यादा वोट इकट्ठा कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। विजय की ओर से ये जानकारी दी गई है। इसी के साथ में क्या राजस्थान के अंदर बीजेपी कोई नया मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। 4 सांसद उनके चुनाव जीते हैं, 3 चुनाव हार गए हैं। अब इन सभी सांसद को कहा गया है कि आप लोग अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दीजिए, विधायक बने रहिए। इसके पीछे बड़ा तर्क है कि अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री तो किसी एक सांसद को बनाएगी बीजेपी, बाकी बीजेपी के सांसद क्या विधायक बनेंगे या फिर वापस से टिकट दिया जाएगा? साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर जैसे ही चुनाव जीते वैसे ही हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने मुस्लिम होटल में जाकर मीट की दुकान मालिकों को डराना शुरू कर दिया। राज्य में बीजेपी के जीतने के बाद अगले ही दिन इस तरीके की कार्रवाई को लेकर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हंसराज मीणा की ओर से लिखा गया कि राज्य में बीजेपी के जीतने के बाद नफरत का बाजार खुलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी खुलेगा। दरअसल दोस्तों मीट दुकानों को बंद करने का लगातार प्रशासन पर दबाव बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बाल मुकुंदाचार्य का वायरल हुआ है। आपको बता दें कि बाल मुकुंदाचार्य इस बार राजस्थान का चुनाव बीजेपी के टिकट पर हवा महल विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे। यहाँ पर उनको 95,989 वोट मिले और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट RR तिवारी को 95,015 वोट मिले। उनको 974 वोट से चुनाव हारना पड़ा और इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये कि AIMIM ने जमील अहमद खान को मैदान में उतारा था, जिनको 588 वोट मिले। यानी चुनाव में वो दूर दूर तक नहीं थे, लेकिन 588 वोट उन्होंने काटे। इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से पप्पू कुरैशी मैदान में उतरे, जिन्हें 573 वोट मिले। इन दोनों नेताओं के वोटों को ही अगर आप जोड़ लेंगे तो 1100 के आसपास वोट हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को 974 वोटों से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और बाल मुकुंदाचार्य यहां से चुनाव जीत गए। यानी आम आदमी पार्टी और AIMIM के चुनाव लड़ने के कारण केवल कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। बाल मुकुंदाचार्य के द्वारा की जा रही हरकतों को लेकर आप लोग की जो भी राय है दोस्तों, और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता के हार के पीछे आप लोग क्या कारण समझते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से राज बदलकर रिवाज कायम कर दिया। बीजेपी जहां पर कांग्रेस पार्टी से आगे निकल गई, तो अब राजस्थान के अंदर अगला CM कौन बनेगा, इसे लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जहां पर एक और अपने हिसाब से अगला मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान के अंदर कई बार मुख्यमंत्री के पद पर रही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री वसुंधरा राजे ने अभी भी अपने हिसाब से अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। झालरपाटन की सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे ने चुनाव जीता है और अब वह अपने सारे सहयोगी लोगों को बुलाकर टी पार्टी कर रही है। एक तरीके से अपना समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकने से पहले वो अपने आला
कमान को एक मैसेज भेजने का शायद प्रयास कर रही है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सचिन पायलट के दो बड़े समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी और इंद्राज गुर्जर चुनाव हार गए। पायलट के करीब 20 से ज्यादा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया, लेकिन कामयाब कुछ ही विधायक रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सचिन पायलट को अलग थलग करने के कारण उनके समर्थकों ने उनको वोट नहीं दिया, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम 20 सीटों का नुकसान सचिन पायलट को अलग थलग करने की वजह से हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि किन नेताओं की वजह से सचिन पायलट को राजस्थान में अलग थलग किया गया है, किन नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा किया गया है। जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी नेतृत्व परिवर्तन के समर्थन में थे। साथ साथ 3 राज्य हारते ही इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के बयान पर मीडिया का दावा है कि गठबंधन में फूट पड़ी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि 6 दिसंबर यानी कल बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में उनकी पार्टी को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी मिल गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस मीटिंग में नहीं जा सकती, ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर बंगाल का मेरा दौरा है। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी की इस टिप्पणी को अलग तरीके से मैनिपुलेट करके ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हार के बाद कांग्रेस पार्टी से अलग दिखने का प्रयास अन्य पार्टियां कर रही है, जबकि अन्य पार्टियों को समझना चाहिए कि 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। केवल सीट कन्वर्जन में काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी को दिक्कतें आई है। साथ साथ दोस्तों, चुनाव नतीजों पर अखिलेश यादव की ओर से भी टिप्पणी की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। अमेरिका में 1 महीने तक वोटिंग चलती है, हमें भी बैलेट पेपर पर भरोसा करना चाहिए। बीजेपी की जीत का मतलब सबका साथ सबका विकास नहीं, घर घर बेरोजगारी मांग रहा रोजगार, यह नारा होना चाहिए। साथ साथ 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर बोले अखिलेश यादव, कहा लोकतंत्र में ऐसे नतीजे आते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर भी उनकी ओर से टिप्पणी सामने आई है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगर हमें बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ना है तो हमें अनुशासन के साथ उनका सामना करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में परिणाम अलग होंगे। कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर कहा कि मध्य प्रदेश परिस्थितियां अलग थी, वहां हमारी बात नहीं बन पाई। लोकसभा चुनाव में क्या होगा यह आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा। अखिलेश यादव 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि हम चुनावी मैदान में हर घर बेरोजगारी मांगे रोजगार के नारे के साथ मैदान में उतरे हैं। रोजगार के मुद्दे पर बात करते रहेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा आज भी पहले की तरह गंभीर है। बीजेपी रोजगार बांटने का नाटक मात्र कर रही है। साथ साथ अमर उजाला से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान गहलोत के ओएसडी बोले, कहा एमएलए से जनता नाराज थी, लेकिन सीएम तक ये बात नहीं पहुंच पाई। दरअसल ज्यादातर एमएलए को कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट दे दिया था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ओएसडी की ओर से कही गई इस बात पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि लोकेश शर्मा जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के फीडबैक लेकर मुख्यमंत्री को बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता में आक्रोश है। अगर हम 30 से 40 चेहरे बदल देंगे तो निश्चित तौर पर हम सरकार में वापसी कर पाएंगे। सीएम भी इस बात पर सहमत थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। साथ दोस्तों, चुनावी नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। संजय राउत की ओर से एक बार फिर से लड़ाई लड़ने के लिए और बीजेपी से मुकाबला करने की बातें कही जा रही है। उद्धव ठाकरे की ओर से भी ट्वीट करते हुए लड़ेंगे जीतेंगे जैसे कोट किए जा रहे हैं। साथ साथ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत और बीजेपी की हार के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए अब 2024 का लोकसभा चुनाव एक चैलेंज है। 3 राज्यों में जो नतीजे आए हैं 2024 में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे भी हो सकते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में हम लोग चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी वहां चुनाव जीत गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि राजस्थान के अंदर वो चुनाव लड़े थे, इसके बावजूद बीजेपी जीत गई। साथ साथ दोस्तों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। करीमनगर के अंदर बीआरएस पार्टी के नेताओं को शायद अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो चुनाव हार गए हैं। बीआरएस पार्टी के एमएलए पैडी कौशिक रेड्डी एक पुलिस वाले को गाली गलौज करते हैं, उनको धमकी देते हैं, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो बीआरएस के नेता के खिलाफ कार्रवाई भी मजबूती तरीके से की जाएगी। साथ सचिन पायलट बोले, कहा हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और पूरी पार्टी ने मिलकर काम किया है। आने वाले दिनों के अंदर भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो सरकार बनने वाली है वो सही से काम करे, लोगों के हित में कार्य करे, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ साथ राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे के आवास पर जुटने लगे विधायक, तो दिल्ली के अंदर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बाबा बालक नाथ को दिल्ली बुलाया है। राजस्थान में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी है। साथ साथ दोस्तों, ईवीएम का रोना कांग्रेस पार्टी रो रही है, इस तरीके से बीजेपी के समर्थक टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने तो ईवीएम को लेकर किताबें भी लिख दी थी और भाजपा के नेता कई सालों से ईवीएम को हटाने की बातें भी कर रहे थे। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के चुनावी हार के बाद नीतीश कुमार को क्या इंडिया गठबंधन के अंदर एक मुख्य चेहरा बनाया जाएगा, इस तरीके की चर्चाओं को भी तूल दिया जा रहा है। 3 राज्यों के नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं रहे तो इसके बाद अब जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ जशपुर की जनता को याद आया अमित शाह का वादा, उठी आदिवासी सीएम बनाने की मांग, यानी छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसकी मांग तेज हो गई है। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के साथ साथ जशपुर जिले के अंदर बीजेपी की जीत के बाद आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन नहीं बनाया। इस बार क्षेत्रवासियों ने बीजेपी को सरगुजा संभाग के जशपुर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है, ताकि
आदिवासी बहुल क्षेत्र में तेजी से विकास हो पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा के दौरान विष्णुदेव साय के पक्ष में संबोधन के दौरान बड़ा आदमी बनाने की बातें कही थी, जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने पर जिले से मुख्यमंत्री का चेहरा विष्णुदेव साय को बनाया जा सकता है। जिले से बीजेपी के जीत के बाद क्षेत्रवासियों ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। कुल मिलाकर यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता के वादे को क्या बीजेपी पूरा करेगी या फिर एक जुमले की तरह ही रखेगी, ये भी बड़ा सवाल है। साथ साथ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो हम लोग एक साथ चुनाव कराने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई वो तैयार है, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर किसानों का आंदोलन हाल फिलहाल में खत्म हुआ था। एक बार फिर से आंदोलन कई जगह देखा जा रहा है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, एक बड़ा पब्लिक कैंपेन किया जा रहा है, उससे बीजेपी के खिलाफ माहौल बन चुका है। मुख्यमंत्री के सहयोगी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ऐसे में बुरी तरीके से हरियाणा सरकार फंसी हुई है। कई सारे मामले पर उनके खिलाफ विरोध चल रहे हैं। क्या एक साथ चुनाव कराने का रिस्क लेंगे मनोहर लाल खट्टर, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जो लिख बताएगा। साथ साथ बीजेपी की जीत पर बोले संजय राउत, तो बस एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। दरअसल दोस्तों, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट नुकसान हुआ है, जिसमें एक सीट है निवाड़ी की सीट। यहाँ पर सपा के कैंडिडेट को 32,000 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को 15,000 के वोटों के अंतर से चुनाव हराया है। साथ साथ आपको बता दें कि प्रकाश राजनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को 5,867 वोटों से चुनाव हराया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 6,353 वोट मिले हैं। बीजेपी ओरछा डिंडोरी सीट से जीत गई। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 20,000 वोट मिले। बीजेपी के उम्मीदवार ने 18,000 के वोटों के अंतर से यहाँ चुनाव जीता है। अगर इन चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़ती तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत सकता था। और कई सीटें हैं दोस्तों जहां पर इस तरीके का नजारा देखने को मिला है। साथ को बता दें, चाहे ईवीएम पर विश्वास हो या ना हो, कल के रिजल्ट के बाद लोग सदमे में है। संजय राउत की टिप्पणी। इसके साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर क्या मामा को हटाकर कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, काफी चर्चाएं तेज चल रही है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के 20 साल के शासन के बाद लोगों के गुस्से को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल सकती है। हालांकि रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में रहा है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नाम पर मिला वोट है। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा थी, जैसा कि पिछले चुनाव में ही देखा गया था। तो क्या अब बीजेपी नया चेहरा ढूंढ रही है? दरअसल अमित शाह ने प्रहलाद पटेल से मुलाकात की है दोस्तों, जिसके बाद चर्चाएं और भी तेज है। प्रहलाद पटेल लोधी समाज से आते हैं और क्योंकि ओबीसी समाज से जुड़े हुए हैं तो उनके नाम पर भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को बदल पाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल काम है, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को बदल देना कोई दूर की बात नहीं है। ऐसा आराम से हो भी सकता है, क्योंकि बीजेपी में अब केंद्रीय नेतृत्व का चलता है। यहाँ कोई नेता बड़ा छोटा नहीं, किसी को बदल देते हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ मिजोरम के अंदर खुद चुनाव हार गए जोरामथांगा, यानी बीजेपी के सहयोगी पार्टी एमएनएफ पार्टी के नेता जोरामथांगा जो मैदान में उतरे हुए थे, मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में थे, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जेडपीएम पार्टी के लालथन संगा ने उनको चुनावी मैदान में शिकस्त दी है दोस्तों। एजोल की ईस्ट सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, जहां पर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ही चुनाव हार गए। दोस्तों, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली ज्योति मिर्धा जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो भी चुनाव हार गई है। उनके प्रतिद्वंदी ने कांग्रेस पार्टी के नेता हरिंदर मिर्धा ने उनको 14,000 वोटों के चुनाव अंतर से चुनाव हराया है। साथ साथ किशनगढ़ सीट पर बीजेपी से कांग्रेस में आए विकास चौधरी जीत गए। बीजेपी ने विकास को टिकट न देकर अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा था। साथ साथ आपको बता दें कि कई और सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेता चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर 450 में सिलेंडर, स्कूटी फ्री और पढ़ाई फ्री का वादा किया था। क्या ये वादे निभाए जाएंगे, ये बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने कई सारे वादे उत्तर प्रदेश को लेकर भी किए थे, चाहे 2 सिलेंडर पूरे साल में देने का वादा हो फ्री में उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर स्कूटी और लैपटॉप फ्री में देने का वादा हो। ये सारे वादे उत्तर प्रदेश में काफी हवाई दिखाई दे रहे हैं। धरातल पर कहीं भी कोई योजना नजर नहीं आ रही है जो बीजेपी के ऐसे वादे से जुड़ी हुई थी, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में बीआरएस पार्टी के 3 एमएलए हैं जो कांग्रेस पार्टी के सरकार में शामिल हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता ने बयान दिया था कि हमारी पार्टी में बीआरएस के कई लोग शामिल होंगे। ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एमएलए की बैठक बीआरएस पार्टी के नेताओं ने बुलाई थी, इसमें से 3 एमएलए ऐसे हैं जो मीटिंग में गए ही नहीं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान सच साबित हो रहा है। बीआरएस पार्टी के कई लोग अपने जहाज को बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। साथ साथ बीजेपी ने जिन 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था, उनमें 12 ही जीत पाए, 9 हार गए। मध्य प्रदेश के अंदर 7 में से 5 जीते, राजस्थान में 7 में से 4 जीते, छत्तीसगढ़ में 4 में से 3 जीते, तेलंगाना में 3 में से 3 हार गए चुनाव। यानी इस तरीके की स्थिति पूरे 4 राज्यों के चुनाव के अंदर रहे हैं। साथ साथ चुनावी नतीजों के बाद सुखबीर सिंह बादल का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा अब उनका खाता जेलों में खुलेगा। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी पूरे राज्यों के अंदर चुनाव लड़ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हर सीट पर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। हालांकि 1% वोट भी इकट्ठा
इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, जिसके बाद पंजाब के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का आरोप है कि यहां से आम आदमी पार्टी पैसा ले जाकर अन्य राज्यों में चुनाव लड़ रही है ताकि पार्टी का विस्तार किया जा सके। पंजाब का पैसा लूटा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनको लोग वोट नहीं दे रहे हैं, पूरा पैसा बर्बाद किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ दोस्तों इंडिया गठबंधन की पार्टी जेडीयू के द्वारा 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे गए थे, जिनके कारण कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। यानी टोटल 9 उम्मीदवार में से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान जेडीयू की वजह से हुआ है। पटेलावाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी के निर्मला दीप सिंह भूरिया को चुनाव में जीत मिली है। उन्हें 1,01,512 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 95,865 वोट मिले। जेडीयू के रामेश्वर सिंगार और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ साथ अन्य इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के वोट जोड़ दे तो आसानी से कांग्रेस पार्टी सीट को जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहां पर नुकसान हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में एक और सीट है जहां पर ऐसा नजारा देखने को मिला। इसी के साथ में दोस्तों राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन ट्विटर पर लगातार अपने अपने तरीके से अपने नेताओं के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनाने की लगातार मांग की जा रही है दोस्तों। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनाओ। इसके बाद योगी बालकनाथ को भी सीएम बनाने की मांगे चल रही है। साथ साथ और भी कई नेता है जो अपने केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए शायद अपने समर्थकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड अपने आप तो होता नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से चीजें कराई जा रही होगी। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। कौन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाने की और आगे बढ़ेगी, क्या वसुंधरा राजे को फिर से मौका दिया जाएगा या फिर कुछ बदलाव होंगे? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव जीते वैसे ही कमलनाथ बीजेपी के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए अगले ही दिन उनके घर पर पहुंच गए। सवाल ये खड़ा होता है कि कमलनाथ को सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करनी चाहिए, पार्टी नेताओं से मुलाकात करके उनसे डिटेल में जानकारी लेनी चाहिए कि कहां पर क्या गलती रह गई, लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने के लिए उनके घर तक गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ से आगे किसी युवा नेतृत्व की तरफ नहीं देखना चाहिए? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।